हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में बिहार सहायक अभियंता भर्ती अर्थात यहाँ पे बिहार असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती 2019 से संबंधित महत्वपूर्ण खबर के बारे में जानेंगे। जी हाँ, यहाँ पे जो लोग एग्जाम दिए थे, जो मार्च 2022 में आयोजित किया गया था 12 मार्च और 13 मार्च को, उसका यहाँ पे सहायक अभियंता का लिस्ट जारी कर दिया। अर्थात इन सभी को अब फाइनल काउंसलिंग के जाना है। ठीक है, अर्थात इसमें जिन जिन लोगों का नाम है उन सभी के लिए यहाँ पे काउंसलिंग में जाना है। लेकिन ध्यान रहे, इस सिर्फ काउंसलिंग के आधार पर आपका नौकरी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट में जिनका फर्जी होगा वो ये लोग छटेंगे, साथ ही अन्य जो प्रॉब्लम होगी उन लोगों का छटाई होगा। ठीक है, उसके बाद ही इसमें से आगे फाइनल जो जारी किया जाएगा, फाइनल सूची, वो अंतिम बाद में होगा। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, आपका दस्तावेज सत्यापन अर्थात आपके डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। इसका डेट है, इसका पूरा निर्देश दिया गया है, क्या क्या ले जाना है, उन सभी चीज़ों के बारे में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि सारी चीज़ों को बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे सूचना जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2019 सहायक अभियंता अर्थात असिस्टेंट इंजीनियर, या 2019 से संबंधित मामला है। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही होगा, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को एक बार ध्यान दिला दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आमंत्रित अर्थात इस लिस्ट में जिन सभी लोगों का नाम है उन सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय जाना है, जहाँ पे आप लोग को बुलाया गया। इस रोल नंबर के माध्यम से आप अपना यहाँ पे पूरा डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जहाँ पे बुलाया गया वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे दिया गया है 12 मार्च और 13 मार्च 2022 को, जो यहाँ पे राज्य के 4 जिलों में इसका परीक्षा सेंटर अर्थात परीक्षा आयोजन किया गया था। वहाँ पे जिन लोगों को, उसमें से 240 लोगों को यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन किया गया है, अर्थात इन 240 लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आप ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे दावा नहीं कर सकते कि मेरा जॉब फाइनल हो गया है। ठीक है, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर आपको दावा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस लिस्ट में आप अपना नाम डिटेल्स खूब अच्छी तरीके से ध्यान से देख लेंगे और इसका मैं डिटेल्स दिए गए टेलीग्राम लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और स्पष्ट रूप से देखिए 30 जून और उसके बाद 1 जुलाई और उसके बाद 2 जुलाई अपना डेट वाइज अनुसार, अर्थात इस लिस्ट में होगा तो आप 30 जून को जाएंगे, अगर इस लिस्ट में होगा आप 1 जुलाई को जाएंगे, और 2 जुलाई को मतलब इस लिस्ट में होगा तो आप 2 जुलाई को जाएंगे। ठीक है, आप अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर ये आप दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे जॉब हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन या विभाग आवंटन के उपरांत अंतिम परीक्षा फल हेतु अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद यहाँ पे विभाग का आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम परीक्षा फल जो जारी होगा उसके आधार पर आपको वहाँ पे रहेगा कि आपका जॉब फाइनल हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखिए, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक अर्थात यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करते वक्त आपने जो वहाँ पे प्रमाण पत्र दिया था उन सभी को यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, और उसमें से कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही 10 अप्रैल 2019 से पहले का होना चाहिए। 10 अप्रैल 2019 से पहले का अगर आपको डॉक्यूमेंट नहीं है तो बिहार सरकार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि जो समय में फॉर्म भरा गया है उससे पहले के यहाँ पे NCL अर्थात नॉन क्रीमी लेयर भी इसमें दिया गया है, वो उपलब्ध होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप किसी तरह व्यवस्था कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो उसी से संबंधित यहाँ पे देखिए, जन्म के साक्ष्य हेतु मैट्रिक के मूल प्रमाण पत्र आता यहाँ पे उत्तीर्णता के प्रमाण पत्र या अंक प्रमाण पत्र ले जाना है। साथ ही जो इंजीनियरिंग कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग किया है उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है, और उसके बाद सम यहाँ पे देखिए कुछ पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आया, आप थोड़ा डिटेल जान लीजिएगा ये 2 पॉइंट को, इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जहाँ से आपने पढ़ाई की है अंतिम समय में, ठीक है, अर्थात जहाँ से आपने पास किया है वहाँ से चरित्र प्रमाण पत्र अर्थात आचरण प्रमाण पत्र अर्थात आपका व्यवहार कैसा था उससे संबंधित उस संस्थान से यहाँ पे चरित्र आचरण प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे कहा गया है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी है तो आपको जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र अर्थात निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे अगर महिला है, ठीक है, अनुसूचित जाति या जनजाति है, ठीक है, किसी भी जाति का महिला है तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के एड्रेस और उनके नाम से होना चाहिए, न कि पति के। अर्थात आपके पति के नाम से एड्रेस से पूरा बना हुआ है तो जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है। ठीक है, इसी में हमको लगता है ज़्यादातर लोग फंसेंगे, क्योंकि वहाँ पे पहले के समय था अधिकतम लोग अपने पति के नाम से बनवा लिए। अब यहाँ पे सभी जगह मान्य कर दिया, चाहे ये फर्म हो या किसी भी जगह, सब जगह यहाँ पे महिला के अपने पिता के नाम से और महिला के पिता एवं माता के नाम से, अर्थात वहाँ पे महिला के जो पिता का घर है उनके एड्रेस से सब कुछ होना चाहिए और उसमें पति का नाम नहीं बल्कि पिता का नाम होना चाहिए, इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए लोहार जाति के बारे में। उस समय आवेदन करते वक्त वहाँ पे अनुसूचित जनजाति कोटे के अंतर्गत आवेदन किए थे, उन सभी को यहाँ पे BC1 कैटेगरी में अब मान्य कर दिया गया। जी हाँ, अब BC1 कैटेगरी के अर्थात अत्यंत पिछड़ा वर्ग में उन सभी का मान्य किया जाएगा। और साथ ही यहाँ पे सभी को
यहाँ पे क्रीमी लेयर अर्थात एनसीएल लेकर जाना, नॉन क्रीमी लेयर लेकर जाना है। एनसीएल बेसिकली 8 लाख की आय सीमा है, अर्थात 8 लाख से ऊपर की अपनी आपकी आय सीमा है, ठीक है। तो वहाँ पे उन सभी का यहाँ पे जॉब नहीं होता। इसका डेट शायद कुछ डाटा चेंज भी हुआ है, 8 लाख से शायद बढ़ाया भी, उतना पता नहीं है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आने संबंधी घोषणा पत्र, जी हाँ, अर्थात क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, इससे संबंधित एक घोषणा पत्र ले जाना। किस स्थिति में? विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रीमी लेयर का डेट कब दिया गया, ठीक है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे एक संलग्न सूची, एक प्रपत्र के साथ यहाँ पे निर्गत पर आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र ले जाना होगा। ताकि साथ ही यहाँ पे देखा दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जी हाँ, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे दिव्यांगता प्रमाण पत्र का रिन्यूअल स्थिति होना चाहिए। जी, अगर रिन्यूअल नहीं है, उसका डेट खत्म हो गया तो आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित आपको यहाँ पे विहित प्रमाण पत्र ले जाना होगा। साथ ही यहाँ पे कहा जाए मात्र परिचय पत्र मान्य नहीं होगा, तो वहाँ पे देखिए विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद अधिकतम उम्र में छूट संबंधी दावा करने के लिए, अर्थात जो लोग यहाँ पे पूर्व से कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग दावा करते हैं हमको छूट में यहाँ पे कुछ छूट दीजिए, तो निरंतर 3 साल का जो अनुभव सर्टिफिकेट अनुभव उन लोगों को हो चुका है, काम कर चुके हैं, उसका यहाँ पे दावा आपको देना होगा। उससे संबंधित कोई भी यहाँ पे संबंधित विभाग को निर्गत प्रमाण पत्र देना होगा, अर्थात आपने 3 साल काम किया, उससे संबंधित कोई डिटेल्स यहाँ पे विभाग को देना है। यहाँ पे संबंधित प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे अन्य देखेंगे तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा में छूट संबंधी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अर्थात उनके द्वारा यानी जो निर्गत प्रमाण पत्र मिला होगा उससे यहाँ पे संबंधित प्रमाण पत्र ले जाना हो ताकि आपको छूट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्मीदवारों के लिए अनापत्ति पर अर्थात एनओसी, जहाँ पे भी आप काम किए वहाँ से संबंधित एनओसी भी यहाँ पे कहा जा रहा है, अर्थात नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ से कोई आपको किसी भी तरह का आपत्ति यानी वहाँ पे आपके काम करने के तरीके पे कोई भी तरह की आपत्ति नहीं होना चाहिए। साथ ही 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और फोटो एक पहचान पत्र, इसके लिए बेस्ट रहेगा आधार कार्ड, क्योंकि सब जगह आधार कार्ड मान्य होता है। उसके बाद में बात करें तो यहाँ पे सभी मूल प्रमाण पत्र का आवेदन यानी दस्तावेज ले जाना है। अगर आप नहीं ले जाते हैं तो उसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। साथ ही वही शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र मान्य होंगे जो आपने आवेदन करते वक्त दिया है, अर्थात जो भी डिटेल्स आपने आवेदन करते वक्त भरा है वही डिटेल्स लेकर जाना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शैक्षिक योग्यता से संबंधित मूल्य या बंधिंग प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2019 से पूर्व का होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे सारे प्रमाण पत्र यहाँ पे समझिए तो एनसीएल भी सभी लोगों को यहाँ पे 10 अप्रैल 2019 से पूर्व का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा दावा किए गए शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र में अंक पत्र, जाति प्रमाण, क्रीमी लेयर प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिनी पोता पोती के प्रमाण पत्र इत्यादि के विज्ञापनों की शर्तों के अनुरूप नहीं पाए जाने के आधार पर, अर्थात आपने जो विज्ञापन इसका जारी किया गया उसके अनुसार नहीं होता है तो यहाँ पे क्या यथासंभव उचित निर्णय लेने या उम्मीदवारों की अभ्यर्थित तो यहाँ पे रद्द भी कर दिया जाएगा, ठीक है। आयोग स्वतंत्र है, यानी आपका उसके अनुसार विज्ञापन के अनुसार डिटेल्स नहीं मैच करता है तो आपको परेशानी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयोग उम्मीदवारों को विभाग के अधिमानता पर जी हाँ, यहाँ पे रेफरेंस यहाँ पे भरना होगा, ठीक है। आप किस पद को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसका रेफरेंस भरना होगा। अगर आप नहीं भरते हैं ना तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ, अधिमानता अंकित किए जाने की स्थिति में उक्त विभाग के पद के लिए बाद में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किसी प्रकार के दावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, बाद में उस विभाग के पद में अगर आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस भरे तो बाद में उस पर कोई विचार नहीं। उक्त विभाग का पद मेधाक्रम में उससे नीचे स्थित उम्मीदवारों को उसके द्वारा भरी गई अधिमानता के आधार पर आवंटित किया। जी हाँ, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस जो भरेंगे उसी के आधार पर यहाँ पे आपको आवंटित किया है। साथ ही यहाँ पे स्पष्ट किया गया है अगर आप यहाँ पे कोई प्रेफरेंस नहीं भरते हैं तो ठीक है, मेधा सूची में रहने एवं पद उपलब्ध रहने के बावजूद भी उम्मीदवार को किसी भी विभाग का पद आवंटित नहीं किया जाएगा। जी हाँ, इसलिए यहाँ पे अपना प्रेफरेंस जरूर भरें। अगर नहीं भरते हैं तो वहाँ पे आपको कोई यानी पद का सीट भी खाली रह जाएगा, मेधा सूची में नाम भी है फिर भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे देखिए यहाँ कोई भी फोटो पहचान पत्र इसके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे और भी है मतदाता पहचान पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इससे संबंधित बहुत सारा डिटेल्स है, ठीक है। हाँ, इसमें आपको बेस्ट रहेगा आधार कार्ड और उसका फोटोकॉपी करा लेंगे 2 और उसमें अपना फोटोकॉपी के नीचे आप अपना सिग्नेचर करके ले जाना है। साथ ही आयोग कार्यालय में 1.5 घंटा पहले पहुँचना है, ये सारे। उसके बाद कोविड नियमों का गाइडलाइन का पालन का यहाँ पे कोविड नियम का जो गाइडलाइन है उसको पालन करना, तभी वहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 15 जून को नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।